प्यारे विद्यार्थियों, आज हम डिस्कस करेंगे अम्लों के गुणधर्म। जैसे कि हमने पहले वीडियो में अम्लों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में डिस्कस किया है। कुछ सभी अम्ल के अंदर कुछ कॉमन गुण होते हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। यानी जैसे हमने यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 गंधक का अम्ल यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, CH3COH एसिटिक अम्ल, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, H2SO3 क्या हुआ सल्फोनिक अम्ल। ये मैंने अम्ल के जो है कुछ उदाहरण लिखे हैं। आज हम डिस्कस करें कि इनमें कॉमन क्या है। जैसे आप इनको उदाहरण को देख ही रहे हो, क्या दिखाई दे रहा है हमें, इन सब में कॉमन क्या है। आप एक चीज़ देख रहे हो कि इन सब में कॉमन जो है वह है, यहाँ पे देखिए H है, यहाँ पे भी क्या है H है, यहाँ पे भी क्या है H है, और यहाँ H है, और यहाँ पे भी क्या है H, और यहाँ एक H है। यानी इन सब में क्या कॉमन है, H कॉमन है। यानी अम्ल जो होते हैं उनमें क्या कॉमन मिलेंगे आपको, H कॉमन मिलेंगे। यानी कि इन सब के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन मौजूद होता है। यानी किसके अंदर, अम्लों के अंदर हाइड्रोजन मौजूद होता है। उसके बाद फिर जब हम बात करें क्या ये इस हाइड्रोजन की वजह से अम्लीय होते हैं या कोई और कारण होता है, क्या केवल हाइड्रोजन होने से ही ये अम्ल हो जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, इनको अगर मैं लिटमस में यानी कि अगर मैं लिटमस इनमें डुबोता हूँ, कौन सा डुबाऊँगा, नीला, क्योंकि ये नीले को क्या करते हैं लाल, नीले से क्या हो जाते हैं लाल। लेकिन एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं C2H5OH, यहाँ पे ये है अल्कोहल। एक एग्जांपल और लिखता हूँ ग्लूकोज का C6H12O6, ये ग्लूकोज है। इसमें भी अनेक क्या है हाइड्रोजन है, तो ये क्या है ग्लूकोज है। लेकिन इनमें जब लिटमस को मैं टेस्ट करता हूँ, कौन सा टेस्ट, लिटमस टेस्ट, कोई प्रभाव नहीं होता है। यानी लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। अब यानी हमें यहाँ पता लग रहा है कि केवल हाइड्रोजन एक क्राइटेरिया नहीं है किसी को अम्ल बताने के लिए, अम्लीय है या नहीं इसको बताने के लिए। तो फिर क्राइटेरिया क्या है, इसमें हाइड्रोजन है, इनमें हाइड्रोजन मैं बता रहा हूँ कि इनमें कॉमन है इसलिए क्या है अम्ल है। लेकिन इनमें अगर कॉमन है तो इनमें ये अम्लीय है, तो ये अम्लीय क्यों नहीं है। तो इसका रीज़न ये होता है कि ये जो होते हैं, जितने भी अम्ल होते हैं वह हाइड्रोजन प्रदान करते हैं किसमें, जल में घुलने पर। किसमें, जल में। अगर मैं इसको क्या करता हूँ घोलता हूँ, यानी जल में जैसे मैं इसको डालता हूँ किसके अंदर, जल के अंदर, तो ये दो भागों में टूट जाता है। इसका H पॉजिटिव अलग हो जाता है और नाइट्रेट आयन अलग हो जाता है। यानी HNO3 के अंदर क्या होता है, H पॉजिटिव आयन जो होता है यानी कि हाइड्रोजन आयन जो होता है वो अलग हो जाता है, नाइट्रेट आयन अलग हो जाता है। इसी प्रकार इसमें क्या करता हूँ, देखिए यहाँ इसके बाद दो H थे वो दोनों अलग हो जाते हैं और सल्फेट आयन अलग हो जाता है। HCl है, जैसे कि HCl में क्या हुआ, H पॉजिटिव अलग हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा, क्लोरीन आयन अलग हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें एसीटेट आयन जो है CH3COO नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन आयन ये अलग हो जाता है। कार्बोनिक अम्ल के अंदर क्या होता है, कार्बोनिक अम्ल के अंदर जो है दो H पॉजिटिव जो अलग हो जाते हैं और कार्बोनेट आयन जो होता है अलग हो जाता है। उसी प्रकार जो होता है इसमें दो H पॉजिटिव अलग हो जाते हैं और सल्फाइड आयन अलग हो जाता है। इन सभी आयनों से आप, ये आयन आपने सीखा, ये आयन भी आपने सीखा है, इस आयन के बारे में पढ़ा, इस आयन के बारे में पढ़ा और इस आयन के बारे में पढ़ा कि इन सब के पास क्या होता है नेगेटिव चार्ज है। आप पता लगा सकते हो कि इनके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो H के ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी इन सब में कॉमन क्या था, इन सब में कॉमन ये था कि ये जैसे जलीय विलयन में डाले जाते हैं, जैसे जल में मिलाए जाते हैं, वैसे ही क्या करते हैं ये अपना हाइड्रोजन आयन छोड़ देते हैं और उनका एक काउंटर आयन बनता है इस तरीके से। यानी जो जल में H आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं वो अम्लीय होते हैं, जो हाइड्रोजन आयन प्रदान नहीं करते वो अम्लीय नहीं होते। जैसे कि इनका केस है, यहाँ पे मैं अल्कोहल के बारे में कहता हूँ कि इसके पास H था, लेकिन H अकेला H होने से ये अम्लीय नहीं हो जाता। अगर ये
जल में डालने पर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता तब ये अम्लीय होता, लेकिन ये ऐसा नहीं करता है। यानी ग्लूकोज व अल्कोहल में हाइड्रोजन आयन नहीं बनते हैं, यानी कि अल्कोहल और ग्लूकोज जो है अम्लीय इसलिए नहीं होते, यानी अम्लीय व्यवहार इसलिए नहीं दर्शाते क्योंकि उनमें जो हाइड्रोजन होता है वह अलग नहीं होता है। इस अलग होने की प्रक्रिया का साइंटिफिक नेम होता है आयनीकृत होना। क्या होना? आयनाइजेशन इंग्लिश में बोल देते हैं और हिंदी में हम बोलते हैं आयनीकृत। क्या बोलते हैं? आयनीकृत। यहाँ हम बोलेंगे कि जो होते हैं अम्ल जो होते हैं वो जल में आयनीकृत होकर के हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। अम्ल क्या करते हैं? जल में आयनीकृत होकर के हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, उनको बोलते हैं अम्ल। ग्लूकोज व अल्कोहल जो होते हैं वह जल में आयनीकृत नहीं हो पाते, इसलिए वह अम्लीय व्यवहार नहीं दर्शाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इन सब में कॉमन ये था, जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं? जल में आयनीकृत होकर के क्या प्रदान करते हैं? वह प्रदान करते हैं हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ हमारे पास क्या कंक्लूजन निकलता है कि इनके पास H था, जिन्होंने आयनीकृत होकर के ऐसे डोनेट कर दिया, इसलिए अम्लीय थे। इनमें क्या हुआ? देखो अल्कोहल जो होता है, फार्मूला में यहाँ पे इथेनॉल का लिख रहा हूँ, ये अल्कोहल है और ये क्या ग्लूकोज है। दोनों ही जल में जब जाते हैं तो ये क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। दोनों क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं, लेकिन क्या प्रदान नहीं करते? हाइड्रोजन आयन प्रदान नहीं करते। घुलनशील जरूर होते हैं लेकिन ये हाइड्रोजन आयन प्रदान नहीं करते, इसलिए ये क्या है? अम्लीय नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कंक्लूजन निकलता है कि सभी अम्ल जो होते हैं उनके पास हाइड्रोजन होता है, जैसे कि इनमें है, लेकिन जिनके पास हाइड्रोजन होता है वो सारे के सारे अम्ल नहीं होते। जैसे ये था कि सबके पास हाइड्रोजन है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 कंपाउंड यहाँ पे लिखे हैं। सबके पास हाइड्रोजन है लेकिन सबके सब क्या है? अम्ल नहीं है। लेकिन ये जितने भी अम्ल है सबके पास हाइड्रोजन है। तो हम क्या देखते हैं कि जिन सभी अम्ल में हाइड्रोजन होता है, लेकिन जिनमें हाइड्रोजन होता है वो सारे पदार्थ अम्ल नहीं होते हैं। अब जैसे हमने जिक्र किया कि ये जैसे ही किसमें डाल जाते हैं? पानी के अंदर, तो क्या हो जाते हैं? आयनीकृत हो जाते हैं। ये आयनीकृत होकर के क्या बनाते हैं? क्या ये H अकेला रहता है? नहीं, H अकेला नहीं रहता है। आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ोगे कि H2O जो होता है, यानी जल का जो अणु होता है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़े होते हैं। 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके पास, एक जोड़ा ये हुआ, एक जोड़ा ये हुआ। हम 4th लेसन में पढ़ेंगे कि ये जोड़े कहाँ से बनते, किस तरह से जोड़े बने हैं। हम 4th लेसन के अंदर डिस्कस करेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से हैं, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन जो है 2 जोड़ों के रूप में किस तरह रह पाते हैं। तो यहाँ क्या देखते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर क्या होती है? इलेक्ट्रॉन का घनत्व होता है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं और वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रॉन अब इनके पास इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव होता है। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है। तो ये इनको क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। तो हम क्या लिखते हैं? हम इनको इस तरह से न लिख करके हम हाइड्रोनियम आयन की तरह लिखेंगे। इनको किस तरह लिखते हैं? हम इनको हाइड्रोनियम आयन, यानी हम लिखेंगे इनको किस तरीके से लिखना है हमें? ये जो है जल में पानी के साथ मिल करके जो H आयन प्रदान करते हैं वह क्या बन जाता है? यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। क्या बन जाता है? हाइड्रोनियम आयन। जैसे इसमें देखा मैंने 2H3O पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, इसी प्रकार H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव, और यहाँ पे भी 2H3O पॉजिटिव प्लस CH3COO नेगेटिव, और यहाँ पे भी 2H3O पॉजिटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जल में क्या किसका निर्माण करता है? अगर वो अकेला H था उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, अगर ये जल के साथ मिला हुआ है तब इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोनियम आयन। तो इस तरीके से हमारे पास हम क्या देखते हैं कि जल के अंदर जाते जो है हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं। अब ये अपनी अम्लीयता कब दिखाते हैं? पानी के अंदर, यानी जब तक इनको जल नहीं मिलेगा तब तक ये सारे बराबर है, यानी कि तब ये अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते हैं। कब प्रदर्शित करते हैं? जब तक इनका H आयन अलग नहीं होगा तब तक ये अम्ल का काम नहीं करेंगे। और वो कब करते हैं? ये जल के अंदर जा करके, यानी कि
ये अपना अम्लीय व्यवहार तभी दर्शाएंगे जब ये जल के साथ मिलेंगे। अगर ये सूखे हैं तब अम्लीय व्यवहार नहीं दर्शाएंगे। यानी कि अगर हम मान लीजिए हमारे पास HCl जो गैस बनाई जाती है, HCl गैस कैसे बनाते हैं? HCl गैस बनाने का तरीका होता है हमारे पास NaCl को अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ किसके साथ? H2SO4 के साथ, तब हमारे पास बनता क्या है? तब बनता है HCl प्लस Na2SO4। तो यहाँ पे HCl क्या एक गैस है, और मान लीजिए वो गैस जो है उस टेस्ट ट्यूब से बाहर आ रही है। कहाँ से आ रही है? टेस्ट ट्यूब से बाहर आ रही है। मान लीजिए हमारे पास, हम क्या करते हैं, ये रिएक्शन एक टेस्ट ट्यूब में करवा रहे हैं। जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने क्या डाल रखा है? इसमें NaCl है और इसमें क्या डाल दिया मैंने? H2SO4। रिएक्शन किस तरह से हो रही है? इस तरह से रिएक्शन हो रही है कि NaCl प्लस H2SO4 क्या बन रहा है? HCl प्लस Na2SO4। और यहाँ पे कौन सी गैस बन रही है? जो HCl बन रहा है वहाँ पे वो गैस के रूप में बन रहा है। कौन किस रूप में बन रहा है? गैस के रूप में। वो HCl गैस क्या गैस है, तो क्या वो यहाँ से बाहर निकलेगी इस तरीके से, यहाँ से जाते हुए क्या निकलेगी? वो बाहर। और यहाँ मेरे पास क्या एक लिटमस पेपर है, कैसा? नीला लिटमस। तो क्या देखते हैं कि ये नीला लिटमस जो है वह अपना रंग नहीं बदलता है। अब हम कहते हैं कि HCl क्या एक अम्ल है, लेकिन लिटमस जैसे मैं इसके पास लेके आता हूँ तो इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये अम्ल है? लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? शुष्क नीला लिटमस। फिर मैं क्या करता हूँ, इस शुष्क को क्या कर देता हूँ मैं? नम कर देता हूँ, नम नीला लिटमस। वैसे ही क्या हो जाएगा ये? जैसे ही नम करता हूँ क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा, लाल में परिवर्तित। तो हम क्या देख रहे हैं कि HCl जब शुष्क रूप में थी, यानी शुष्क गैस थी, तब वहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं था। जैसे ही इसको हमने नम किया तो क्या हुआ? वह नीले से लाल हो गया। तो यानी HCl गैस ने अपना प्रभाव कब दिखाया? जैसे उसको क्या मिला? जल मिला। यानी ये अम्लीय, जितने भी अम्लीय पदार्थ होते हैं वह क्या करते हैं? वह जल के अंदर अपने आप को, अपने व्यवहार को दर्शाते हैं। इसलिए शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, गैस जो हाइड्रोक्लोरिक गैस जो है वह नीले लिटमस को क्या नहीं करती? लाल नहीं कर पाती है। जब जैसी लिटमस नम होता है वह जल के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करती है और अपने अम्लीय व्यवहार को प्रदर्शित करती है। यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन आ रहा है कि जो अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं? एक तो आयनीकृत होते हैं, इसमें जल में जो है आयनीकृत हो जाते हैं, आयनीकृत होकर के हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं। दूसरा हमारे पास ये निकल के आता है कि वो जल की अनुपस्थिति में अपने व्यवहार को प्रदर्शित नहीं करते हैं। यानी कि जो अम्लीय पदार्थ होते हैं वो जल की अनुपस्थिति में अपने व्यवहार का प्रदर्शन नहीं करते, अम्लीय व्यवहार का प्रदर्शन नहीं करते हैं। अब तीसरा गुण देखिए इनमें। देखिए, आपने विद्युत का नाम सुना है। विद्युत क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। यानी आवेश के प्रभाव को क्या बोलते हैं हम? विद्युत बोलते हैं। जहाँ कहीं भी आवेशित पदार्थ है और वो फ्लो करता है तब हम उसको बोलते हैं विद्युत का चालन, यानी विद्युत वहाँ से बह रही है। जरूरी नहीं है कि कोई भी पदार्थ हो, कोई भी आवेशित आयन हो सकते हैं। अब देखिए, एक बार मैं आपको बताता हूँ कि विद्युत किस प्रकार से चलती है। इस परिपथ को देखिए, ये परिपथ क्या अभी खुला हुआ है, यानी इसमें विद्युत नहीं चल रही है, क्योंकि अभी ये परिपथ जो बंद नहीं है बल्कि क्या खुला हुआ है। यानी अगर ये जो वायर का ये जो सिरा है तार का और ये सिरा जब आपस में मिलाए जाएंगे किसी दूसरी वस्तु के द्वारा, तब क्या होगा? यहाँ विद्युत का चालन होगा, तब नहीं तो नहीं होगा। अब देखिए, ये अगर मैं यहाँ इस सिरे को जोड़ता हूँ किसके साथ? लकड़ी के साथ। किसके साथ? लकड़ी के साथ। तो क्या करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा? हमारा आंसर होगा नहीं होगा, क्योंकि लकड़ी क्या होती है? कुचालक होती है। फिर मैं यहाँ पे मान लीजिए इस सिरे को जोड़ता हूँ किसी धातु के तार से, यानी कि अगर मैं इसको जोड़ रहा हूँ एक लोहे के तार से, तब क्या विद्युत का चालन होगा। कैसे पता लगेगा हमें? मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक
हमारी तरफ से क्या लगाते हैं, बल्ब लगा देते हैं। बल्ब जो है दीप्त हो जाएगा, जैसे ही करंट फ्लो करेगा वो बल्ब क्या हो जाएगा, दीप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लोहे के तार में लकड़ी में क्या फ़र्क था कि लोहे का तार तो क्या कर गया, यहाँ से करंट फ्लो हो गया, लेकिन लकड़ी के तार में जो करंट फ्लो नहीं हो पाया। ऐसा क्या कारण था? तो हम क्या देखते हैं कि लोहा किसका बना हुआ है, धातु का। और जो धातुएं जो होती है उसका गुण ये होता है, धातुओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे इनके प्रोटॉन जो है इस तरह से बिछे रहते हैं धातुओं में, यानी परमाणु का जो बाकी हिस्सा होता है बाहरी इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके, जो बाहर के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको छोड़ करके जो बाकी हिस्सा होता है वह वैसा वैसा रहता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ पे फ्री रहते हैं, यानी स्वतंत्र रहते। क्या रहते हैं, स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब होता है इनसे अच्छी तरह से बंधे हुए नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर लगाता हूँ, यानी एक सिरा मैं इसको कनेक्ट करता हूँ बैटरी के माइनस से और एक तरफ प्लस से, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कौन सा, माइनस का, और इस पर क्या, प्लस का। ये रिपेल करेगा यानी कि इनसे दूर भागेंगे और इसकी तरफ जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन जब कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक फ्लो करेंगे। तो प्लस की तरफ आएंगे, माइनस से दूर भागेंगे, वो भी समान आवेश एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर यहाँ तक आएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या है, माइनस का। यानी जैसे ही क्या होता है कि कोई भी आवेशित पदार्थ जो होता है जैसी बैटरी के टर्मिनल के संपर्क में आता है या किसी विभवांतर के संपर्क में आता है तो चलना शुरू कर देते हैं, इसलिए विद्युत का चालन होता है। धातुओं में विद्युत का चालन इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और वो चलने के लिए तैयार रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने लोहे का तार लगाया तो इसमें क्या लिखा मैंने कि करंट फ्लो करना शुरू हो गया। अब मैं इन तारों को एक दूसरा नाम देता हूँ, इलेक्ट्रोड का नाम। क्या नाम देता हूँ इसको, इलेक्ट्रोड का। और यहाँ इन तारों को एक बीकर में डुबो देता हूँ इस तरीके से, और ये बीकर भरा हुआ किसका, पानी का। तो शुद्ध जल जो होता है वो क्या होता है, कुचालक होता है। शुद्ध जल क्या है, कुचालक, बल्ब दीप्त नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं क्या डालता हूँ इसके अंदर, अम्ल डालता हूँ। क्या डालता हूँ, अम्ल। जैसे कि मान लो HCl डाल देता हूँ मैं, क्या डाल देता हूँ, HCl। वैसे क्या ये बल्ब दीप्त हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे मैं इसमें क्या डालूंगा, अम्ल। अम्ल क्या होते हैं, जल में जाते, किस में टूट जाते हैं, दो भागों में। कौन से वाले में, एक प्लस वाले हिस्से में और एक, जैसे हम HCl की बात करें तो H पॉजिटिव और Cl माइनस में। अब क्या होगा, यहाँ पे भी क्या आवेशित वस्तुएं हैं, यहाँ पे आवेशित आयन है। ये क्या है, प्लस वाला। प्लस वाला किधर जाएगा, अगर मैं यहाँ पे, ये माइनस टर्मिनल है तो कहाँ पे जाएगा, प्लस वाला इस तरफ भागेगा, और माइनस वाला किस तरफ भागेगा, इस तरफ भागेगा। तो करंट क्या फ्लो करना शुरू हो जाएगा, जो करंट जो चलना शुरू हो जाएगा, यानी विद्युत का चालन करते हैं। क्योंकि अम्ल के अंदर क्या होते हैं, आवेशित आयन होते हैं। वैसे आयन बोलते हैं उनको किसको, जो आवेशित होते हैं, यानी इनके अंदर आयन होते हैं। जल में जो होते हैं अम्ल जो आयनीकृत होकर के आयन प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से ये विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं। अब हम तुलना करते हैं इन दोनों की, आश्रित जल और वर्षा जल। आश्रित जल का मतलब होता है शुद्ध जल, एक किस्म से आप उनको मान लीजिए कि शुद्ध जल होता है। अब शुद्ध जल जो होता है वह विद्युत का चालन नहीं करता, यानी क्या होता है, कुचालक। और वर्षा जल क्या होता है, सुचालक। ऐसा क्यों, क्योंकि आश्रित जल जो है वह आयनीकृत नहीं होता है, इसलिए विद्युत का चालन नहीं करता है। जबकि वर्षा जल जो होते हैं उसमें, वर्षा जल जब बारिश जब होती है ना बेटा, ऊपर से जब पानी आता है उसके अंदर SO2 गैस, CO2 गैस घुल जाती है, और जिसकी वजह से क्या निर्माण होता है, H2SO3, H2CO3। ये क्या थे, अभी हमने लिखा था थोड़ी देर पहले ही, अम्ल है। यानी वर्षा जल जो होता है वह क्या होता है, कुछ अम्लीय होता है, उसमें अम्लीय गैस मिल जाती है, इसलिए वह अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है, और इसलिए वह क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। यानी वर्षा जल में अम्लीय गैसें घुली होती है, जो कि जिसकी वजह से अम्ल का निर्माण होता है, वो आयनीकृत होकर के क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि आश्रित जल जो होता है कुचालक होता है, वर्षा जल जो होता है वो सुचालक होता है। जब हम अम्लों का जिक्र कर रहे थे, जैसे मैंने 3 उदाहरण लिखे ऊपर वाले,
HNO3H2SO4, ये जो अम्ल है तीनों, ये परबल अम्ल होते हैं। कैसे अम्ल होते हैं? ये परबल, ये तीनों क्या है? परबल अम्ल है। और उससे नीचे मैंने जो 3 उदाहरण पहले लिखे थे, कौन से थे? एसिटिक अम्ल CH3COH, दूसरा नाम था उसका H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, और H2SO3 यानी कि सल्फोनिक अम्ल। ये तीनों अम्ल जो होते हैं किस कैटेगरी में आते हैं? ये दुर्बल अम्ल की कैटेगरी। अब किस तरह मैं इसको दुर्बल बोल रहा हूँ, किस तरह मैं इनको परबल बोल रहा हूँ, किस आधार पे हम इनको परबल बोलते हैं और किस आधार पे उनको हम दुर्बल बोलते हैं। देखिए होता क्या है कि जैसे आपने इसमें ऑब्जर्व किया होगा, जब मैंने इनको लिखा था, इनकी आयनीकृत इक्वेशन लिखी थी, तो मैंने इनके सामने डबल एरो लगाई थी, यहाँ पे 2 तीर लगाए थे, और मैंने लगाया था CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। उसी प्रकार यहाँ पे डबल एरो लगाई होगी, 2H प्लस प्लस CO3 2 नेगेटिव, और यहाँ पे भी डबल एरो आएगी, 2H प्लस प्लस SO3 2 नेगेटिव। तो इनमें ऐसा क्या है, इन तीनों में, और इन तीनों में ऐसा क्या है कि ये परबल अम्ल कहलाते हैं और ये दुर्बल अम्ल। देखिए अम्लीयता किसकी वजह से है? H की वजह से है। जिसमें ज़्यादा H वह है परबल अम्ल, जिसमें कम H वह है दुर्बल अम्ल। अब कम H और ज़्यादा H का मतलब है कि जो पूर्णतः आयनीकृत हो जाए, यानी ये सारा का सारा अगर आयनीकृत होकर के क्या प्रदान करें हमें? H3 पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, तब क्या होता है? ये परबल अम्ल है। क्योंकि अगर मैं इसमें देखो बेटा, अगर मैं इसमें 100 अणु लेता हूँ किसके? HNO3 के, तो 100 के 100 जो है ना क्या बनते हैं? यहाँ पे H पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाते हैं, 100 NO3 नेगेटिव बनते हैं। इसी प्रकार इनमें सब में जो 100 अणु यहाँ पे लेता हूँ, तो यहाँ पे 100 ही टूट करके क्या बन जाते हैं? इस तरह टूट जाते हैं, यानी सारे के सारे मॉलिक्यूल जो इसके यानी कि अणु जो वो टूट जाते हैं। लेकिन इनके केस में क्या होता है? ये सारे के सारे नहीं टूटते, ये आंशिक रूप से टूटते हैं, यानी कि पूर्णतः आयनीकृत नहीं होते। तो जो अम्ल पूर्णतः आयनीकृत हो जाते हैं वह परबल अम्ल होते हैं, जो पूर्णतः आयनीकृत नहीं होते वह अम्ल क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। तो ये तीनों जो है पूर्णतः आयनीकृत नहीं होते, और ये जो होते हैं वो पूर्णतः आयनीकृत। जैसे कि मान लीजिए इसके 100 अणु थे हमारे पास, और केवल इसमें से क्या है? 10 अणु जो है टूट जाते हैं, बाकी 90 के वैसे रहते हैं। तो यानी इनमें अगर हम देखते 100 अणु थे इसके, इसमें H कितने मिले हमें? 10 मिले, क्योंकि 10 ही टूटे। इनमें 100 अणु दिए हमने, कितने H मिले हमें? 100 ही मिले, क्योंकि सारे के सारे टूट जाते हैं। तो इनमें H ज़्यादा मिल रहे हैं और इनमें H क्या मिल रहे हैं? कम मिल रहे हैं। तो इसलिए ये जो होते हैं वो परबल अम्ल होते हैं, क्योंकि पूर्णतः आयनीकृत होते हैं। ये दुर्बल अम्ल होते हैं, क्योंकि ये पूर्णतः आयनीकृत नहीं